बात करेंगे टीकाकरण कार्यक्रम इंद्रधनुष के तीसरे चरण की, जिसकी शुरुआत हो गई है। जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए ये टीकाकरण किया जा रहा है। यूपी के 38 जिलों में चलेगा ये टीकाकरण अभियान। सीएम योगी ने इंद्रधनुष 3.0 की शुरुआत की है और मुख्यमंत्री ने इसकी शुरुआत कर दी है। 38 जिलों में ये कार्यक्रम चलेगा। जापानी इंसेफेलाइटिस से बचाव के लिए ये टीकाकरण अभियान है। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक बच्चे को दवा पिलाते हुए दिखाई दे रहे हैं। हर बीमारी संक्रमण से लड़ाई के लिए जागरूकता जरूरी है, ये कहना है सीएम योगी आदित्यनाथ का। सामूहिक रूप से जापानी इंसेफेलाइटिस के वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाएं, मुख्यमंत्री ने अपील की है। जापानी इंसेफेलाइटिस का यह टीकाकरण अभियान है। इंद्रधनुष के तीसरे चरण की यह शुरुआत है, जिसकी मुख्यमंत्री ने शुरुआत की है। 38 जिलों में यह टीकाकरण अभियान चलेगा। करीब 11 लाख बच्चों को यह टीका लगाया जाएगा। सामूहिक रूप से जापानी इंसेफेलाइटिस के वैक्सीनेशन को आगे बढ़ाएं, ये मुख्यमंत्री का कहना है। और क्या कुछ कहा मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में, वो भी आपको सुनवाते हैं। दूसरा कार्यक्रम आज यहां पर प्रारंभ हो रहा है। मिशन इंद्रधनुष का तृतीय संस्करण के शुभारंभ का। तमाम प्रकार की ऐसी बीमारियां हैं जो समय पे गर्भवती महिला को या फिर नवजात शिशु को टीकाकरण के माध्यम से हम उन्हें बचा सकते हैं और उनके जीवन को सुरक्षित रख सकते हैं। लेकिन जागरूकता का अभाव या लापरवाही ये कहीं न कहीं गर्भवती महिला को, माता को और बच्चे को भी इसकी मृत्यु दर को ही बढ़ाता है। बाल मृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर को बढ़ाता है। लेकिन साथ साथ तमाम ऐसी बीमारियों की चपेट में उन्हें ले आता है जो जिंदगी भर के लिए नवजात शिशु को फिर से समाज के भरोसे छोड़ने के लिए मजबूर कर देता है। उस प्रकार की स्थिति न हो, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की अनुकंपा से मिशन इंद्रधनुष का जो कार्यक्रम प्रारंभ हुआ है, इसे सफलता की नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने का दायित्व भी हम सबका। इसका तृतीय संस्करण का कार्यक्रम भी 2 दिन के बाद प्रारंभ होगा। इसको हम सफलतापूर्वक आगे कैसे बढ़ा सके, यह हर जागरूक नागरिक का दायित्व होना चाहिए। याद रखना, समाज में कहीं भी अभाव होगी, बीमारी होगी, गरीबी होगी, अव्यवस्था होगी या किसी भी प्रकार का कोई भी बीमारी या कोई संक्रमण होगा, तो समाज अपने आप को ये न समझे कि वह अपने आप को सुरक्षित कर पाएगा। जहां कहीं भी इस प्रकार की स्थितियां होंगी, उन सब के खिलाफ हमारा अभियान एक सामूहिक रूप से आगे बढ़ना चाहिए। और मैं तो आह्वान, जागरूकता के कार्यक्रम में बेसिक शिक्षा परिषद में, माध्यमिक शिक्षा परिषद में, बाल विकास और महिला कल्याण विभाग में, ये हर एक स्तर पर जो बृहद अभियान चले, आज उसका परिणाम हम सबके सामने है। अंतर विभागीय समन्वय की इस ताकत को हम सबको समझना पड़ेगा और उसको उसी रूप में आगे बढ़ाते हुए हमें जापानी इंसेफेलाइटिस और एक्यूट इंसेफेलाइटिस सिंड्रोम को पूरी तरह प्रदेश से समाप्त करके दिखाना है कि हम लोग बिना किसी अतिरिक्त खर्चे के कन्वर्जेंस के माध्यम से बेहतरीन प्रदर्शन करके इस महामारी को पूरी तरह नियंत्रित करेंगे। और अब बात करते हैं किसान आंदोलन की, जिसे आज 88वां दिन है जिसका, लेकिन ना सरकार पीछे हटी है और ना ही किसान बैकफुट पर आने को तैयार है। आलम यह है कि हरियाणा में राकेश टिकैत महापंचायत के जरिए किसानों को एकजुट कर रहे हैं, तो यूपी में नरेश टिकैत भी लगातार पंचायत कर भीड़ जुटा रहे हैं। अब पूर्वांचल में पंचायत करने की तैयारी चल रही है। बाराबंकी और बस्ती में किसानों की अगली महापंचायत होगी। तो अब किसानों की अगली महापंचायत बाराबंकी और बस्ती में होगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के किसानों को साथ लाने की तैयारी है, उनको जोड़ने की तैयारी है भारतीय किसान यूनियन और तमाम किसान संगठनों की, जिसको लेकर अब पूर्वी यूपी, पूर्वांचल में दम दिखाने के लिए जो किसान संगठन है वो तैयार है। बाराबंकी और बस्ती में किसानों की अगली महापंचायत होगी। यूं तो भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत हरियाणा में किसानों का समर्थन जुटा रहे हैं, हरियाणा में जनसभा, महासभा कर रहे हैं किसानों की। तो वही नरेश टिकैत जो है भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष, वो उत्तर प्रदेश का जिम्मा उन्होंने संभाल रखा है। नरेश टिकैत भी यूपी में लगातार पंचायत कर रहे हैं। और राकेश टिकैत ने क्या कुछ कहा वो आपको सुनवाते हैं। कल्लू का क्या उद्देश्य होगा? रस पीएंगे, रस निकल रहा है, आम जनता रस पीएगी। ये 1995 में ये लाल किले पर चला था ये कल्लू,
हाँ, ये टिकट साहब ने चलवा था उस टाइम पे, और ये फिर यहाँ पे चल रहा। रस के बारे में क्या बता, रस तो होता ही इसी से गुड़ बने, चीनी बनती है, सब चीज़ इसी से गन्ने से ही तो बने, और उसको पेड़ने के लिए ये है। हाँ, उसको है अपना रस पियो और इसकी खीर बनाओ। आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पेट्रोल, डीजल और सिलेंडर की बढ़ती कीमतों का विरोध देश भर में जारी है। वाराणसी में भी बढ़ती कीमतों के विरोध में व्यापारी सड़क पर उतरे और सरकार से बढ़ती कीमतों को वापस लेने की मांग की। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, ये व्यापारी हैं जो डीजल, पेट्रोल और रसोई गैस के दाम बढ़ने का विरोध जता रहे हैं। सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया है व्यापारियों ने। तो ये व्यापारी हैं, वाराणसी की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों का विरोध किया है। तो पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस के बढ़ते दामों का विरोध देश भर में जारी है और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं वाराणसी की, जहां पर व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है, सड़क पर एक मार्च निकाला है, एक रैली निकाली है और इस रैली के दौरान सिर्फ विरोध इसी बात का है कि जो महंगाई है उसको कम किया जाए। पेट्रोल, डीजल के जो दाम लगातार बढ़ रहे हैं, गैस, एलपीजी गैस के जो दाम बढ़ रहे हैं उनको कम किया जाए, उसको लेकर ये विरोध प्रदर्शन व्यापारियों ने किया है काशी के। तो वाराणसी में विरोध जताया है डीजल और पेट्रोल और रसोई गैस के बढ़ते दामों का व्यापारियों ने। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज केरल के दौरे पर जाएंगे। सीएम योगी ने केरल में आयोजित विजय यात्रा में सीएम शामिल होंगे। केरल में भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व का मुद्दा उठाती रही है। योगी आदित्यनाथ की छवि फायर ब्रांड हिंदुवादी नेता की रही है। ऐसे में पार्टी केरल के चुनाव में उनका चेहरा आगे रखना चाहती है। इससे पहले हैदराबाद के निकाय चुनाव में भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जबरदस्त प्रचार किया था। ग्रेटर हैदराबाद इलेक्शन में बीजेपी ने सबको चौंकाते हुए 48 सीटें हासिल की थी। इसीलिए सीएम योगी का ये केरल दौरा काफी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। आपको बता दें, कुछ ही महीनों में केरल समेत 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव होने। ऐसे में बीजेपी जो हिंदूवादी छवि के मुख्यमंत्री हैं उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ, उनको आगे करके केरल में विजय की रणनीति तैयार कर रही है। हिंदुत्व ब्रांड को भुनाने की तैयारी में है भाजपा। केरल में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की रैली होगी, जनसभा होगी, लोगों को संबोधित करेंगे मुख्यमंत्री। और अब बात करते हैं कासगंज की, जहां सिपाही देवेंद्र सिंह की हत्याकांड में पुलिस ने जो मुख्य आरोपी है मोती सिंह, उसको ढेर कर दिया है। एनकाउंटर हुआ है मुख्य आरोपी से पुलिस का और पुलिस ने इस एनकाउंटर में मोती सिंह को ढेर कर दिया है। 1 लाख रुपए का ये इनामी था मोती सिंह। मोती सिंह ने सिपाही देवेंद्र की हत्या की थी। मोती सिंह ने सिपाही की पीट कर हत्या की थी। 9 फरवरी को पुलिस शराब माफिया के खिलाफ अभियान चला रही थी, जिसके तहत छापा मारने गई थी पुलिस और पुलिस टीम पर हमला किया गया था, जिसके दौरान मोती सिंह ने सिपाही देवेंद्र सिंह की पीट कर हत्या की थी। दारोगा अशोक कुमार को घायल किया था और उनकी पिस्टल लूटकर फरार हो गया था। पुलिस ने अब इस एनकाउंटर के बाद वो लूटी हुई पिस्टल भी बरामद कर ली है। 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं इस एनकाउंटर से जुड़ी हुई। क्या अंजाम किया पुलिस ने खाकी पर हमला करने वाले का, जो स्पॉट की जगह है जहां पर मोती को ढेर किया गया। पहली तस्वीर। दूसरी तस्वीर, जब मोती को गोली लगी तो उसे अस्पताल लेकर पहुंची पुलिस। और तीसरी तस्वीर, जब डॉक्टर ने जांच करने के बाद इसे मृत घोषित कर दिया। तो मोती सिंह का एनकाउंटर हुआ है। 1 लाख रुपए का इनामी था ये मोती सिंह। कासगंज के सिपाही हत्याकांड का मुख्य आरोपी था। इसे पुलिस ने ढेर कर दिया है। एनकाउंटर हुआ, मुठभेड़ हुई पुलिस की इस मोती सिंह से और गोली लगने से घायल हुआ। इसे अस्पताल लेकर आया गया जहां डॉक्टर ने इसे मृत घोषित कर दिया। 1 लाख रुपए का इनामी था ये मोती सिंह। तलाश और दबिश के दौरान पुलिस पार्टी द्वारा एक मुठभेड़ हुई। उस मुठभेड़ में 1 लाख का इनामी अपराधी मोती, जो कि घायल हो गया था, जिसको इलाज के लिए जिला हॉस्पिटल रवाना किया गया। चिकित्सकों द्वारा उसे मृत घोषित कर दिया गया है। उसके द्वारा दिनांक 9 तारीख को हमारे
सब इंस्पेक्टर अशोक के ऊपर जानलेवा हमला किया गया था, जिनका आज भी अलीगढ़ में इलाज चल रहा है, तथा एक सिपाही देवेंद्र जो कि शहीद हो गए थे। आज ये पुलिस द्वारा महत्वपूर्ण और गंभीर प्रयास करके ये कार्रवाई की गई है। पुलिस द्वारा भी एक कागज ला के दिया गया, एक मरीज आया है जो ब्रॉड डेड आया है, पहले से ही मरा हुआ, उसको हमने देखा है, उसकी पूरी अच्छी तरह देखने के बाद मालूम पड़ा वो एक्सपायर है पहले का ही। इसका नाम मोती है, पिता का नाम हुबलाल है, उम्र 28 साल, नंगा घीमर का है। ये मरा हुआ ही आया हुआ है, इसमें जीवन का कोई भी लक्षण नहीं है। ये तो पूरी चीज़ फिर पोस्टमार्टम के बाद ही मालूम पड़ेगी। इसमें तो बस ये है कि इसमें और अब बात करते हैं बड़ी खबर की। गायत्री प्रजापति से जुड़ी बड़ी खबर आपको बता दें, ईडी को मिली है गायत्री प्रजापति की रिमांड। ईडी को दोबारा कस्टडी रिमांड मिली है गायत्री प्रजापति की। 22 फरवरी तक गायत्री प्रजापति की रिमांड ईडी को मिल गई है। अब की बार कई लोगों के सामने गायत्री प्रजापति से पूछताछ होगी। गायत्री से कई लोगों का आमना सामना भी होगा। खनन घोटाले में आरोपी है पूर्व मंत्री गायत्री प्रसाद प्रजापति और अब ईडी को दोबारा इनकी रिमांड मिली है। अब ईडी दोबारा इससे पूछताछ करेगी। पहले भी रिमांड मिली थी, पूछताछ की गई थी, लेकिन गायत्री प्रजापति सवालों का जवाब नहीं दे रहे थे, उन्हें टालने की कोशिश कर रहे थे, बहानेबाजी कर रहे थे। और अब एक बार फिर ईडी को रिमांड मिली है 22 फरवरी तक गायत्री प्रजापति की। और इस बार अकेले पूछताछ नहीं होगी, कई लोगों को सामने बैठाकर पूछताछ होगी। लखनऊ में बदमाशों के हौसले बुलंद हैं। मामला काकोरी थाना क्षेत्र का है, जहां बेखौफ बदमाशों ने शराब के ठेके के पास आपसी रंजिश के चलते 2 लोगों के विवाद में गोली चला दी, जिसमें गोली लगने से एक राहगीर की मौत हो गई। तो विवाद 2 बदमाशों में हुआ और फायरिंग हुई और इस फायरिंग में एक राहगीर की मौत हो गई। लखनऊ में बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं, ये तस्वीर इस बात को बयां कर रही है।